नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। आज बात करते हैं कि किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बढ़ते रुतबे ने भारत के कद को और भी बढ़ा दिया है। और आपको ये भी बताएंगे कि कैसे दुनिया की सियासत में मोदी के जलवे से कांग्रेस जल भुन गई है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे चीन की, जिसने अब भारत के साथ सीमा विवाद को हल करने की एक बड़ी पहल की है। ये एक बड़ा परिवर्तन है, क्योंकि अब तक चीन ये कहता था कि सीमा विवाद धीरे धीरे हल होगा और बाकी रिश्तों पर इसका असर नहीं पड़ना चाहिए। दरअसल चीन की जो पॉलिसी है सलामी स्लाइसिंग की, उसका ही ये एक हिस्सा है। अब क्या है सलामी स्लाइसिंग? सलामी स्लाइसिंग ये है कि चीन आपकी धरती पे घुस जाएगा, ज़मीन कब्जा कर लेगा, मतलब 4 कदम अंदर आ गया, उसके बाद 2 कदम वो पीछे हट जाएगा, फिर भी 2 कदम वो उसके पास वो ज़मीन रह जाएगी। आप उसके साथ बात करेंगे, वो कल कहेगा ठीक है मैं 2 कदम पीछे हट जाता हूँ, लेकिन 2 कदम आपके घर के अंदर जो वो आ गया है वो उसे रख लेगा अपने पास। तो ये सलामी स्लाइसिंग है उनकी। तो चीन अब तक ये कह रहा था कि अब जो सीमा पर हो गया वो हो गया, अब इसको आप छोड़ो, बाकी रिश्तों को हम लोग देखते हैं। ये सलामी स्लाइसिंग की पॉलिसी चीन भारत के साथ चला रहा था या चलाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन मोदी सरकार ने चीन को स्पष्ट रूप से कह दिया है कि जब तक सीमा पर शांति नहीं होगी और मई 2020 के पहले की यथास्थिति यानी स्टेटस को बहाल नहीं होगी, तब तक रिश्ते सामान्य नहीं होंगे। विदेश मंत्री जयशंकर ने कई बार इस बात को दोहराया है। जब भी उनकी चीनी विदेश मंत्री या अन्य नेताओं से बात हुई तो उन्होंने इस बात को 2 टूक कह दिया कि भाई पहले इसको ठीक करना पड़ेगा। मोदी सरकार ने इस मुद्दे पर जो कड़े तेवर अपनाए और 2 टूक बात कह दी, तो अब उसका असर दिखने लगा है। सीमा विवाद पर चीन के नरम पड़ने के संकेत भी दिखने लगे हैं और ये जो अभी जो डेवलपमेंट हुआ है वो भी उसी का एक हिस्सा है। अब चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को एक पत्र लिखा है, जिसमें भारत के साथ पूर्वी लद्दाख में लंबे समय से चल रहे सीमा विवाद से संबंधित मुद्दों को ठीक से संभालने के लिए हाथ मिलाने की इच्छा व्यक्त की है। मतलब उन्होंने कहा है कि आइए हम लोग हाथ मिलाते हैं और ये जो मुद्दे हैं सीमा पर उसको हल करते हैं। उस लेटर में, पत्र में, वांग यी ने अजीत डोभाल को भारत के फिर से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाए जाने पर बधाई दी है और कहा कि चीन और भारत के बीच संबंध द्विपक्षीय सीमाओं से परे हैं तथा इनका वैश्विक महत्व बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि विदेश मंत्री होने के अलावा ये जो वांग यी हैं वो इंडिया चाइना बॉर्डर टॉक्स मैकेनिज्म में चीन के विशेष प्रतिनिधि भी हैं, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव। इसी तरह से इस मैकेनिज्म में अजीत डोभाल भारत के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं। अब वांग ने कहा कि वह दोनों देशों के नेताओं द्वारा बनाई गई महत्वपूर्ण सहमति को लागू करने, दोनों नेताओं मतलब शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी, तो उस सहमति को लागू करने, सीमावर्ती क्षेत्रों में जमीनी स्थिति से संबंधित मुद्दों को ठीक से संभालने, टू हैंडल प्रॉपर्ली, और सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और सौहार्द की संयुक्त रूप से रक्षा करने के लिए डोभाल के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार है। देखिए, चीनी विदेश मंत्री का डोभाल को पत्र लिखना अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब से पहले इस बॉर्डर टॉक्स मैकेनिज्म की 19 बार बैठकें हुई हैं, लेकिन इसमें कोई बड़ी सफलता नहीं मिली है। और इसके मूल में यही है कि चीन इसका कोई समाधान वास्तव में चाहता ही नहीं है, क्योंकि वो भारत के ऊपर दबाव बनाकर रखना चाहता है, क्योंकि एशिया में वो भारत को अपना सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर मानता है। आपको पता होगा कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो अब चीन को छोड़कर भारत आ रही हैं और यहाँ पे अपनी इंडस्ट्री लगा रही हैं। अब इसको लेकर भी चीन परेशान है। चीन को लगता है कि अगर भारत को इन चीज़ों में उलझाए रखेंगे तो भारत की जो इकॉनमी है, जिस तरह से वो आगे बढ़ रही है, उस पर कहीं ना कहीं चेक लगेगा। तो सीमा विवाद को हल करने के लिए चीन कभी दिल से राजी नहीं रहा है और उसकी वजह यही है कि भारत के ऊपर दबाव बनाए रखना। पाकिस्तान को भी अगर वो उकसाता है तो उसके पीछे भी यही कारण है कि भारत इन चीज़ों में उलझा रहे। एक तरफ वो पाकिस्तान से उलझा रहे, अब दूसरी तरफ उसने लद्दाख में भी बॉर्डर पे ये गर्मी बढ़ा दी है, उसको हीटअप कर दिया है ताकि भारत इन्हीं चीज़ों में उलझा रहे। तो ये चीन की भी एक स्ट्रैटेजी है
और इसी वजह से चीन सीमा विवाद को हल करने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक नहीं दिखता है। अब देखिए, मई 2020 में जो गलवान में जो झड़प हुआ था, उसके बाद से दोनों पक्षों ने गतिरेत को जो स्टेलमेट हो गया था उसको हल करने के लिए अब तक कोर कमांडर लेवल पर 21 राउंड की बातचीत हुई है। अब 22वीं बैठक भी होने वाली है, लेकिन इसमें जिस तरह की सफलता मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली है। हालांकि कुछ प्रोग्रेस जरूर हुआ है। अब चीनी सेना के अनुसार दोनों पक्ष अब तक पूर्वी लद्दाख में 4 पॉइंट्स, मतलब जो गलवान वैली है वहाँ पे, पैंगोंग लेक, पैंगोंग झील है वहाँ पे, हॉट स्प्रिंग्स और गोगरा का जो इलाका है वहाँ से पीछे हटने पर सहमत हुए हैं। तो ये 4 पॉइंट पे तो सहमति बन गई है। लेकिन जो 2 बहुत महत्वपूर्ण एरिया है जहाँ पे भारत ये इंसिस्ट कर रहा है, दबाव डाल रहा है कि वहाँ भी आप पीछे हटिए, वो है देप्सांग और डेमचौक। वहाँ से चीन पीछे हटने को तैयार नहीं है, क्योंकि स्ट्रेटेजिकली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और भारत ने चीन को स्पष्ट रूप से कह दिया है कि जब तक सीमा पर स्थिति असामान्य बनी रहेगी तब तक चीन के साथ उसके संबंधों में सामान्य स्थिति बहाल नहीं हो सकती। भारत ने स्पष्ट कह दिया है कि पहले इस बॉर्डर डिस्प्यूट को सॉल्व करो, उसके बाद ही नॉर्मलाइजेशन होगा। तो अब ये साफ दिख रहा है कि चीन बैकफुट पर आ रहा है और भारत से हर हाल में सुलह चाहता है। और यही वजह है कि चीन के विदेश मंत्री ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को यह पत्र लिखा है। तो इसकी वजह क्या है? ऐसा आमतौर पर होता नहीं है कि चीन का विदेश मंत्री इस तरह का पत्र लिखे। चीन अब अगर समझौता चाहता है तो उसकी एक वजह तो यह है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं और एक मजबूत नेता के तौर पर और एक मजबूत गठबंधन के नेता के तौर पर उन्होंने शपथ ली है। और ये बहुत स्पष्ट है कि अगले 5 साल तक ये एक स्थिर सरकार होगी और मोदी एक मजबूत सरकार चलाएंगे। देखिए, जब सरकार स्थिर होती है तो नेता का जो वैल्यू होता है वो भी ऊपर जाता है, उसकी पोजीशन भी स्ट्रांग होती है। तो एक स्ट्रांग गवर्नमेंट का होना ये भी आपके नेता को एक मजबूती देती है। तो नरेंद्र मोदी का तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री चुना जाना ये भी महत्वपूर्ण है। और इससे भी एक मैसेज गया है कि भाई अगले 5 साल तक चीन को नरेंद्र मोदी से ही डील करना होगा। अब दूसरा जो बिंदु है वो आप ध्यान से समझिए, इसकी जो टाइमिंग है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, ये लेटर उस समय आया है जब नरेंद्र मोदी और पुतिन, रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उनके बीच की जो ये समिट मीटिंग हुई है वो ज़बरदस्त रूप से सफल रही है और सारी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है। जाहिर है चीन पर भी इसका असर पड़ा है और वो अब नरम पड़ रहा है। एक चीज़ बहुत ही ध्यान देने की रही है और बहुत ही जो स्ट्रेटेजिक सर्किल्स हैं उसमें काफ़ी डिस्कस किया गया। वो क्या था कि मोदी जब रूस गए तो एयरपोर्ट पर, हवाई अड्डे पर उन्हें रूस के फर्स्ट डेप्यूटी पीएम ने रिसीव किया। जबकि जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग वहाँ गए थे तो रूस के उप प्रधानमंत्री, जो प्रोटोकॉल में फर्स्ट डेप्यूटी पीएम से नीचे होता है, उन्होंने रिसीव किया था। मतलब मैसेजिंग बहुत क्लियर था और ये मैसेज सब जगह पहुँच गया है। मैसेजिंग क्या था कि भारत कहीं ना कहीं चीन से भी ज़्यादा मायने रखता है रूस के लिए, और ये मैसेज सब जगह पहुंच गया है, भारत के दोस्तों के भी पास और भारत के दुश्मनों के भी पास। चीन को धीरे धीरे ये समझ में आ रहा है कि भारत के साथ दुनिया के लगभग सारे देश खड़े हैं, यहाँ तक कि उसका सबसे करीबी मित्र देश वो भी, मतलब रूस भी भारत के साथ खड़ा है। तो रूस ने भी क्लियर इंडिकेशन दे दिया है, रूस के लिए भारत की अहमियत चीन से ज़्यादा है। तो ये कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बढ़ते रुतबे ने चीन को भी मजबूर कर दिया है भारत के साथ रिश्तों को सुधारने के लिए, और जो नरमी दिख रही है उसकी एक बड़ी वजह यही है। वैसे मैं आपको ये भी बताऊं कि मोदी और पुतिन के बीच की जो मीटिंग हुई है उसकी ज़बरदस्त सफलता ने अमेरिका की भी नींद उड़ा दी है। अब अमेरिका की नींद क्यों उड़ी है? क्योंकि अमेरिका ये हमेशा चाहता था कि भारत उसका एक पिछलग्गू बन जाए और जो अमेरिका कहे वही भारत सुने। तो अमेरिका का हमेशा दबाव रहा है कि रूस को आइसोलेट करने की, अलग थलग करने की अमेरिका का जो उसका जो प्रयास रहा है उसमें भारत अमेरिका का साथ दे। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस बात से बिल्कुल मना कर दिया कि भाई हम रूस को आइसोलेट नहीं करेंगे। और ये जो दौरा हुआ है और जिस तरह की मीटिंग्स वहाँ हुई हैं, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी व्लादिमीर पुतिन से गले मिले हैं, उसकी बड़ी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है और अमेरिका कहीं ना कहीं इससे बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहा है।
क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि वो जिस तरह से भारत के साथ टर्म्स को डिक्टेट करना चाहता था वो नहीं हो पा रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं मैथ्यू मिलर, उन्होंने कहा कि अमेरिका भारत से लगातार आग्रह करता है कि वह यूक्रेन में स्थायी और न्यायपूर्ण शांति स्थापित करने के प्रयासों का समर्थन करे जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों पर आधारित हो तथा जिसमें यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को बरकरार रखा जाए। देखिए, बात यह है कि रूस और यूक्रेन के बीच जो लड़ाई हुई, रूस का जो इन्वेशन हुआ, जो आक्रमण हुआ, भारत ने अभी तक उसकी निंदा नहीं की है और ये बात अमेरिका को बहुत ही परेशान कर रही है, जिससे कहेंगे कि वो उसकी परेशानी की वजह यह है कि भारत ने रूस की निंदा करने से मना कर दिया, क्योंकि भारत ये मानता है कि रूस ने कई मौक़ों पर भारत को सपोर्ट किया। खास करके आप याद कीजिए वो दौर जब सुरक्षा परिषद में भारत और पाकिस्तान के मुद्दे पर रूस ने हमेशा भारत का साथ दिया। जब 1971 का युद्ध हुआ और अमेरिका ने जब 7वां बेड़ा भेज दिया था बंगाल की खाड़ी में, तो ये रूस था जिसने भी ये अपना बेड़ा भेजा। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भारत ने स्पष्ट कह दिया कि हम रूस की निंदा नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारा बहुत ही करीबी मित्र है। तो अभी मैथ्यू मिलर ने आगे क्या कहा कि भारत एक रणनीतिक साझेदार है जिसके साथ हम पूरी और स्पष्ट बातचीत करते हैं और इसमें रूस के साथ उनके संबंधों को लेकर हमारी चिंताएं भी शामिल हैं। उनका कहना है कि भाई रूस को लेकर के, रूस और भारत के जो रिश्ते हैं उससे अमेरिका को चिंता हो रही है और हमने भारत के साथ ये डिस्कस किया है। अब सवाल ये है कि अमेरिका ने क्या भारत की चिंताओं का ख्याल रखा है? वो भारत से ये उम्मीद करता है कि भारत अमेरिका की चिंताओं का ख्याल रखे, लेकिन क्या अमेरिका ने भारत की चिंताओं का ख्याल रखा है? क्या ये सच नहीं है कि खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू को अमेरिका ने अपने यहाँ पनाह दे रखा है? किस लिए पनाह दिया है भाई? और उसका जो पिछलग्गू है वहाँ पे कनाडा, वहाँ भी सारे खालिस्तानी आतंकियों के लिए एक पनाहगाह बन गया है। वहाँ की जस्टिन ट्रूडो की सरकार में तो खालिस्तानी सिंपथाइजर एक मंत्री भी है और उन सबों को अमेरिका का सपोर्ट प्राप्त है, सबको मालूम है। तो अगर आप भारत की चिंताओं का ख्याल नहीं रखेंगे तो भारत आपकी चिंताओं का ख्याल क्यों रखेगा, ये तो समझना पड़ेगा। अब अगर देश की राजनीति की बात करें तो नरेंद्र मोदी के सफल रूस दौरे से कांग्रेस पूरी तरह सन्नाटे में है। अब देखिए, मोदी के दौरे से पहले कांग्रेस लगातार सवाल पूछ रही थी। वो जयराम रमेश, वो 2-3 सवाल उन्होंने पूछ दिया था। पहले उन्होंने कहा था कि भाई भारत के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नौकरी का झांसा दे करके वहाँ रूस बुलाया गया और अब उनको आर्मी में भर्ती करके उनमें से 2 लोग मारे भी गए हैं। और रमेश ने ये भी कहा था कि प्रधानमंत्री क्या ये मुद्दा वहाँ रूस के साथ उठाएंगे, क्या इनके साथ न्याय होगा? तो देखिए, हुआ ये है कि रूस इस दौरे के दौरान रूस इस बात के लिए अग्री कर गया है कि भारत के जो युवक वहाँ गए थे और जो आर्मी में वहाँ हैं उन सबों को वापस भेजा जाएगा। तो इसका तो समाधान हो गया। अब कांग्रेस के पास कहने के लिए कुछ है नहीं। नरेंद्र मोदी ने ये मुद्दा वहाँ व्लादिमीर पुतिन के साथ उठाया और पुतिन ने नरेंद्र मोदी की बातों का सम्मान करते हुए इस पर अपनी सहमति दे दी है। रूस इसके लिए अग्री कर गया है। अब कांग्रेस ने एक और भी बचकानी बात की। कांग्रेस ने कहा कि मनमोहन सिंह जब 10 साल के लिए प्रधानमंत्री थे तो पुतिन और दिमित्री मेडवेडेव जो कि प्रेसिडेंट बने, वो उस वक्त हो रहा था ना, पुतिन और मेडवेडेव चेंज करके प्रेसिडेंट बन रहे थे, तो उनसे वो तकरीबन 16 बार मिले 10 साल में और मोदी 10 साल के बाद 11वीं बार मिल रहे हैं। ये क्या बचकानी बातें हैं भाई? कौन किससे कितनी बार मिला? आप ये देखिए कि इम्पैक्ट क्या हुआ। आज भारत और रूस की जो मित्रता है वो सबसे प्रगाढ़ स्थिति में है, तो कौन किससे कितनी बार मिला इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। और नरेंद्र मोदी को व्लादिमीर पुतिन ने रूस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया, यह सबको मालूम है। तो कांग्रेस के पास अब कहने के लिए कुछ नहीं बचा है और कांग्रेस ने जो अपनी शंकाएं जाहिर की थी वो सब निर्मूल साबित हो गई हैं। जो सवाल जयराम रमेश पूछा करते थे उन सब का कोई मतलब नहीं रह गया है। तो नरेंद्र मोदी के सफल रूस दौरे से कांग्रेस भी पूरी तरह सन्नाटे में है और इस दौरे का असर चीन के ऊपर आप देख ही रहे हैं। वहाँ के विदेश मंत्री ने पत्र लिखा अजीत डोवाल को कि भाई आइए हम रिश्तों को सामान्य बनाते हैं। तो कांग्रेस भी इधर परेशान है, उधर चीन भी परेशान है। तो आप समझ सकते हैं कि रूस का प्रधानमंत्री का ये दौरा अपने आप में काफ़ी सफल हुआ है और इसने अपने ऑब्जेक्टिव्स को काफ़ी हद तक अचीव किया है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।